been declared the virtual boss of the Grand Old Party a year ago, but the power equation has never been straightforward for Rahul Gandhi. राहुल राजस्थान के आदिवासी इलाके 12 जिले में गए, जहां मनरेगा में काम कर रहे सहरिया आदिवासियों के साथ मिट्टी उठाई। तो नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की राजनीति नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमती है। एक समय इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन 1971 में जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, उनकी छवि बदल गई। उनको लौह इंदिरा कहा जाने लगा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाने लगा। इसी तरह राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। 2004 में यूपीए 1 सत्ता में आती है और बनते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को भारत का भविष्य कहा जाता है। राहुल गांधी ने आरटीआई अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा को लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लाने में राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समय राहुल गांधी भारत के भविष्य कहे जाते थे। मीडिया उन्हें भारत का भविष्य कहता था। मीडिया कहता था एक युवा जो नए भारत का सपना देख रहा है। राहुल गांधी अपने भाषणों में अक्सर इंडिया और भारत का जिक्र किया करते थे। कहते थे इंडिया में अमीर बसते हैं, भारत में गरीब, और खाई मिटाना ही उनका लक्ष्य है। राहुल गांधी इस समय साइन कर रहे थे, पूरी दुनिया में चमक धमक रहे थे। 2009 में पुनः यूपीए 2 की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री पुनः। राहुल गांधी से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा त्याग किया और प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी नए नए इनिशिएटिव के लिए जाने जाते रहे, लेकिन फिर आता है अन्ना आंदोलन 2011। यहाँ से शुरू होती है कहानी, जिस कहानी के तहत राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। यही कहानी बदस्तूर पूरी दुनिया में अगर आप नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया के पूंजीपति चाहते थे कि भारत अपना मार्केट खोल दे, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेगा, जो मार्केट अभी मोदी जी ने अमेरिका के साथ समझौते के साथ खोल दिया है। 2011 में अन्ना आंदोलन का अस्तित्व सामने आता है। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, कई सारे लोग, कई बड़े चेहरे, किरण बेदी, ये सब मंच पे आते हैं और अन्ना आंदोलन शुरू होता है। लोकपाल का मुद्दा छाता है। ये लगता है कि कांग्रेस सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार ही नहीं है। अखबारों की बड़ी बड़ी कतरनें इस बात का उदाहरण थी कि कांग्रेस सरकार में बहुत लंबे चौड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह के घोटालों की चर्चा हो रही थी। हालांकि उन घोटालों की जांचों में आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया है। 2G स्पेक्ट्रम में तो अदालत ने कह दिया कि मनगढ़ंत घोटाला था, लेकिन इन घोटालों की आड़ में कांग्रेस सरकार के साथ खेल कर दिया गया। 2014 में कांग्रेस सरकार बाहर हो जाती है और केवल कांग्रेस को मिलती हैं 44 सीटें। बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। नरेंद्र मोदी अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आते हैं और बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भाजपा का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। और नरेंद्र मोदी के जो नारे होते हैं, जिसमें 2 करोड़ रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, काले धन की वापसी, ये सारे नारे बड़े बड़े नारे। और इन नारों के बरक्स नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं तो लगता है अच्छे दिन आ जाएंगे। आते ही उन्होंने एसआईटी गठित की, भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करने का नजीर दिखाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सांप्रदायिकता का चश्मा उन्होंने लगा लिया। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा तस्वीरें आपको मंदिर में जाती नहीं दिखेंगी, लेकिन 2014 के बाद आपको दिखेगा कि मोदी मंदिर ही कर रहे हैं। यहीं से शुरू होता है गोदी मीडिया और IT सेल का खेल। राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ना, राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करना, पप्पू घोषित कर देना। राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं। उनकी छोटी छोटी क्लिप को काट कर वायरल किया जाता है और कहा जाता है कि राहुल गांधी के अंदर कम अंडरस्टैंडिंग है। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी की स्पीच थी ही नहीं, ये तो मोदी की स्पीच थी। हालांकि गोदी मीडिया अपने मकसद में कामयाब होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने का क्या है? आरएसएस और बीजेपी को पता था कि अगर उनकी विचारधारा के रथ को कोई रोक सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। इस बैठक में राहुल गांधी इसी बात को इंगित करते हुए कहते हैं कि आज सिस्टम पर, ईडी पर, सीबीआई पर, पूरे तंत्र पर भाजपा का कब्जा है और चुनाव के जरिए भाजपा को हराया ही नहीं जा सकता है। राहुल गांधी इस बात को साफ करते हैं कि समाजवादी पार्टी जान ले, ममता बनर्जी की टीएमसी जान ले, डीएमके जान ले, सभी विपक्षी पार्टियां जान ले कि बीजेपी को चुनाव के पिच पर हराया ही नहीं जा सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति प्रतिरोध की राजनीति है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस रेजिस्टेंस की राजनीति से निकल कर आई है और कांग्रेस पार्टी अपने आप में यूनिक पार्टी है, वही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। राहुल गांधी की छवि को जिस तरह बिगाड़ने का प्रयास किया जाता, हार्वर्ड में बुलाया गया एक व्यक्ति, हार्वर्ड के सेमिनार में उसको बुलाया जाता है और यहाँ लोग उसको पप्पू कहते हैं। एक व्यक्ति जो टेलीप्रॉम्प्टर के अलावा एक शब्द नहीं बोल सकता,
नरेंद्र मोदी के नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में जीरो है, जीरो, नील बटे सन्नाटा। मनमोहन सिंह ने 161 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उनको मौन मोहन कहते हैं। अब हम उस नैरेटिव की बात करते हैं जिस नैरेटिव के तहत राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने का प्रयास किया गया और क्यों किया गया। आप याद करिए 2011 में भट्टा परसौल का एक मूवमेंट होता है। उत्तर प्रदेश में कुछ किसान प्रदर्शन करते हैं कि उनकी जमीन लेकर मुआवजा उचित नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी भट्टा परसौल पहुंचते हैं और वहां पर किसानों के साथ वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिसकी भी जमीन भूमि अधिग्रहण में जाएगी उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई पूंजीपति घराने, भारत के कई पूंजीपति राहुल गांधी से नाराज हो जाते हैं और ये पूंजीपति केवल भारत के नहीं होते, विदेशों के भी होते हैं। और ये पूंजीपति एक ताना बाना बिनते हैं और उनका प्लान होता है, भाजपा, आरएसएस और कैपिटलिस्ट लॉबी का प्लान होता है कि कैसे भी करके राहुल गांधी की छवि को खराब करना है और इस छवि को इतना खराब कर देना है कि राहुल गांधी कभी सत्ता में ना आ पाए, उनको पप्पू ही समझा जाने लगा। और धीरे धीरे इस चक्कर में बीजेपी और आरएसएस सफल होती है और राहुल गांधी की छवि बर्बाद होती है। यानी राहुल गांधी जो गरीबों की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के विरोधी हैं, फासीवाद के विरोधी हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। राहुल गांधी के किसी भी स्पीच में आप मुझे दिखा दीजिए जहां धार्मिक उन्माद की बात हो, जहां जातिवाद की बात हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पप्पू घोषित किया गया। आप कहेंगे मैं इस वीडियो को राहुल गांधी के पीआर की तरह बना रहा हूं, आप कुछ भी मानने को स्वतंत्र हैं, लेकिन लाख वीडियोस में 99,000 वीडियो जब राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए बनाए जा सकते हैं तो 2-4 वीडियो उनकी छवि को बेहतर करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं, सच को बाहर लाने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। और सच केवल एक है, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ पूरी मशीनरी, पूरा आरएसएस, पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी थी, उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं। आज हिंदुस्तान, कई बार आप देखिएगा, आज से 10 साल बाद हिंदुस्तान को बहुत गिल्ट होगा, इस देश को बहुत गिल्ट होगा कि उसने एक ऐसे नेता को बहुत गलत समझा जो हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे सकता था। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी कोई जादूगर हैं, कोई मायावी हैं, कोई ईश्वर है या बहुत परिवर्तन कर देने वाले हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी से 1000 गुना बेहतर है राहुल गांधी। और बिना मौका दिए, बिना जिम्मेदारी दिए किसी को जज करना बहुत खतरनाक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नमस्कार।